वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 9 का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की जो वर्क है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको अपने को समझना है। तो द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन द कंडीशंस, ठीक है ना। कंडीशंस अगर चेंज हो जाएगी तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी एंजाइम की एक्टिविटी? क्योंकि कंडीशन के चेंज होने से विच कैन अल्टर द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देखो यहां पे क्वेश्चन बनता है, अगर कंडीशन चेंज होंगी तो उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंडीशन चेंज होने से जो एंजाइम या जो प्रोटीन है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और हमें पता है टर्शरी स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है कोई जो बायोलॉजिकल एक्शन है उसको देने के लिए, ठीक है ना। तो दीज इंक्लूड, कौन कौन से हैं वो फैक्टर्स? टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं। तो पहले बात करते हैं टेम्परेचर एंड पीएच की, ठीक है। तो टेम्परेचर एंड पीएच, तो एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पे काम करते हैं। मतलब नैरो रेंज मतलब हो गया इतना ये इस बीच में, ठीक है। मान लो अगर टेम्परेचर इधर से ज्यादा हुआ तो खराब है, इधर से कम हुआ तो खराब है। तो मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये काम करते हैं और पर्टिकुलर पीएच में भी। इसको हम अभी थोड़ा ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है। तो ईच एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? वो टेम्परेचर या वो पीएच जिस पे एंजाइम्स हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है। हाईएस्ट एक्टिविटी शो करता है मतलब बहुत जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब एक्टिविटी डिक्लाइन बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अब मान लो ये ऑप्टिमम वैल्यू है, ठीक है। इससे ऊपर टेम्परेचर गया तो दिक्कत, इससे नीचे टेम्परेचर गया तो दिक्कत। इसीलिए क्या हो गया, ये नैरो रेंज हो गई, छोटी सी रेंज हो गई जहां पे एंजाइम ठीक से काम करता है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम इन अ टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। अब अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। प्रिजर्व हो जाएंगे, वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। वेरेज अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रॉयज एंजाइम एक्टिविटी। हाई टेम्परेचर होने से एंजाइम की एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्यों? बिकॉज एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, हीट में डीनेचर्ड हो जाएंगे, मतलब उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। अब इसको हम समझेंगे ग्राफ से। देखो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज इन, पहला है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर। अब ये है एंजाइम एक्टिविटी, ये है पीएच, ठीक है। तो यहां पे पीएच 0 ले लेते हैं पहले, फिर इधर से इधर को बढ़ता जा रहा है पीएच। अब हम पीएच को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, 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 ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई। ये पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। फिर हमने पीएच को और बढ़ाया, ठीक है, बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो पीएच की एक्टिविटी क्या होने लग गई, अब वो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होने लगी, अब कम होने लगी। समझ लो ना, यहां पे पीएच कम था तो एक्टिविटी भी एंजाइम की कम थी। जैसे जैसे पीएच बढ़ाया एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती गई, और यहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी हो गई इस पीएच पे एंजाइम की। बट लेकिन जैसे ही हमने पीएच को और बढ़ाना शुरू किया इधर को, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, घटनी शुरू हो गई। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी है। ऐसे ही टेम्परेचर का है, टेम्परेचर आप यहाँ पे पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी बढ़िया से चल रही है। जैसे ही टेम्परेचर अब हमने और बढ़ाना शुरू किया तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, कम होना शुरू हो गई। तो नैरो रेंज पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, एक मिनट, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब एंजाइम है आपके पास और उनको आप सबस्ट्रेट दे रहे हो, ठीक है। तो विद द इंक्रीज इन
in substrate concentration the velocity of enzymatic reaction rise at first. ठीक है, मान लो इसको ऐसे समझते हैं, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 10 क्या है एंजाइम्स हैं, ठीक है, 10 एंजाइम्स हैं, और सबस्ट्रेट मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, खाली 2 सबस्ट्रेट है मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, 10 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट, तो ये एंजाइम तो क्या करेगा, मतलब ये एंजाइम क्या करेंगे, ये 10 में से 2 जो एंजाइम होंगे वो एंजाइम इस 2 सबस्ट्रेट्स के साथ मिलेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे, बना दिया प्रोडक्ट, ठीक है। धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, आप 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ाते जा रहे हो, तो आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है, 2 से 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ाना शुरू कर दिया। और एंजाइम जो हैं वो क्या हैं, वो भी पहले से 10 हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी बढ़ा देंगे, क्योंकि अब उनको ज़्यादा सबस्ट्रेट काम करने को मिल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जल्दी 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 उनको कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट में। सही है, समझ रहे हो ना, ठीक है। 10 एंजाइम थे, शुरू में 2 सबस्ट्रेट थे, तो 2 एंजाइम ने 2 सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया, हो गया, बात खत्म हो गई। धीरे धीरे हमने सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया, 3 4 5 ऐसे करना शुरू किया, तो एंजाइम भी एक्टिव हो गए, वो क्या कर रहे हैं, फटाफट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में तो ऐसा हो रहा है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीच अ मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसे बोलते हैं वी मैक्स, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब आपने 7 तक बढ़ा दिया था सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन, अब आपने 8 करी, अब आपने 9 करी, जैसे ही आपने 10 करी, 10 तक क्या हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन चल रही है, मैक्सिमम, यहाँ पे वी मैक्स आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी से जो रिएक्शन है वो चल रही है, ठीक है, क्योंकि 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट हो गए। अब आपने जैसे ही 10 का 11 सबस्ट्रेट किया, 12 सबस्ट्रेट किया, अब रिएक्शन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, मतलब उससे आगे नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम वेलोसिटी से ऊपर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम तो हमारे पास 10 ही हैं, और अब सबस्ट्रेट हो गए 12, तो 10 से 10 तो चलो रिएक्ट कर जाएंगे, बट 2 तो रह गए ना, फिर आप 13 कर रहे हो, फिर आप 14 कर रहे हो, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से अब कोई फायदा नहीं होगा, 10 से 10 तक ही रहेगा और वही रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी। तो अब आप सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन जितनी भी बढ़ाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम हमारे पास सिर्फ 10 ही हैं, 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट को ही कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर, एंजाइम मॉलिक्यूल कम है, 10 हैं, देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल 12 13 14 15 हो गए। एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, सैचुरेशन मतलब 10 एंजाइम 10 सबस्ट्रेट, ये सैचुरेट हो गए, मतलब मैक्सिमम हो गए, तो देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे कोई फ्री एंजाइम बचा ही नहीं जो कन्वर्ट कर सके किसको, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में, ठीक है ना, क्योंकि 10 ही थे, वो अब यूज हो रहे हैं, 10 के 10 काम कर रहे हैं अपना, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो फिगर 9.5 हो गया, ये उससे हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो क्या है यहाँ पे, पहले ये है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इस तरफ को ये है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब आपने धीरे धीरे पहले क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ना शुरू हुआ, ये सबस्ट्रेट बढ़ाते गए रिएक्शन जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये आपने यहाँ तक बढ़ाया, अब देखो ये ग्राफ सीधे जाने लग गया, सीधे क्यों जाने लग गया सीधे, क्योंकि सीधे जा रहा है, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पे इतनी है और यहाँ पे इतनी है, तो मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी, यहाँ से यहाँ तक तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, बट लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो ये सीधी लाइन ही जा रही है ना, इसका मतलब वेलोसिटी अब आगे नहीं बढ़ रही है, वेलोसिटी वी मैक्स तक पहुंच गई, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच गई। वही कॉन्सेप्ट कि 10 एंजाइम थे, 10 सबस्ट्रेट हो गए, अब आप 11 12 13 सबस्ट्रेट करते रहो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम ही अब हमारे पास कम है, हो गए हैं और सबस्ट्रेट ज्यादा हो गए हैं, तो जितने एंजाइम है उतने ही सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ काम करेंगे, बाकी ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। तो ये वी मैक्स हो गया, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे रिएक्शन जो है वो चल रही है।
अब यहाँ पे एक वर्ड आता है के एम। के एम क्या है? ये रहा के एम। के एम और मैकलेस मेंटेन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? रिफेयर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। के एम क्या रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच, ठीक है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसपे क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड है या वेलोसिटी है वो हाफ है ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब समझ रहे हो ना, ये वी मैक्स है, ठीक है। के एम क्या बोला? के एम सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी अटेन हो जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ये वी मैक्स है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहां पे हो गई, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पे जाके आई, यहां पे इस कंसंट्रेशन पे जाके आई। बट के एम वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जहां पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी आधी वेलोसिटी यहां पे अटेन हो जाती है, ठीक। ये तो ये हो गया। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू द एंजाइम। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना वो कुछ और केमिकल्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एंजाइम है जिसे बोलते हैं इनिबिटर, वो इनिबिटर क्या हुआ, एंजाइम से जाके जुड़ गया, तो वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर देगा। अभी देखेंगे कैसे। व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल, ठीक है, एक केमिकल जो है वो बाइंड हो रहा है, तो क्या है, एक मिनट, व्हेन द बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एक केमिकल एंजाइम से जुड़ा और उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इनिबिशन, ठीक है। और उस केमिकल को क्या बोलेंगे, इनिबिटर। तो इनिबिटर क्या हुआ, एंजाइम से जुड़ा और उसने एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दिया। व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अब ध्यान समझना, व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब ये और ये हाथ क्या है, सेम है, सेम दिख रहे ना। तो मान लो ये क्या है, मेरे पास इनिबिटर है, ये क्या है, मेरे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट और इनिबिटर जो है उनका स्ट्रक्चर एकदम सेम है, क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। और सामने पे एंजाइम है, ठीक है, सामने पे एंजाइम है। तो एंजाइम में क्या है, एक्टिव साइट है। अब एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ता है, ठीक है, बट लेकिन सबस्ट्रेट की सिमिलर स्ट्रक्चर इनिबिटर का भी है। तो अब जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, इनिबिटर और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन सेम है, तो इनमें से कोई भी जुड़ सकता है एंजाइम की एक्टिव साइट से, ठीक है। और वो कौन जुड़ेगा, जो कंपटीशन में आगे होगा। कंपटीशन में आगे होगा मतलब अगर इनिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो इनिबिटर जुड़ जाएगा एंजाइम से और एंजाइम को इनिबिट कर देगा, ठीक है। बट अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ेगा और रिएक्शन कर देगा, ठीक है। तो कोई भी जुड़ सकता है क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। अब वही चीज यहां पे लिखी है, व्हेन द इनिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, इट इज नोन एज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो ऐसे समझते हैं, देखो ये रहा, इसमें क्या है, ये सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ये बना दिया और ये किसका स्ट्रक्चर है, इनिबिटर का। दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, ठीक है। अब मान लो ये इनिबिटर की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा थी, तो इससे क्या होगा, इनिबिटर मॉलिक्यूल फिट इनटू एन एक्टिव साइट। इनिबिटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ ये एंजाइम है, ठीक है, इस एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ गया ये इनिबिटर, बिकॉज इट इज सिमिलर शेप टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इनिबिटर क्यों जुड़ गया एंजाइम की एक्टिव साइट से, क्योंकि इनिबिटर की जो शेप है वो सबस्ट्रेट की शेप के सिमिलर है, तो वो वहां पे जाके जुड़ गया। तो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, ठीक है, द इनिबिटर कंपीट विद द सबस्ट्रेट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड ऑफ द एंजाइम। तो इनिबिटर क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करेगा और एंजाइम की बाइंडिंग साइड में जाके जुड़ जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पाएगा और इनिबिटर जाके जुड़ जाएगा, एंड
एज अ रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइन, और एंजाइम का एक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है जो तुम्हें नीट में पूछा जाता है, तो ये है ध्यान देने वाली बात, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ठीक है, उसको इनिबिट कौन कर रहा है, मेलोनेट, ठीक है, विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। देखो इस लाइन को यहां पे समझो, सक्सिनेट क्या है, एक सबस्ट्रेट है, ये इस एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से जाके जुड़ता है और रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट बनता है क्या, फ्यूमरेट, और ये एंजाइम अलग से निकल जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन होती है। बट लेकिन इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को इनिबिट करने के लिए एक इनिबिटर भी है जिसका नाम क्या है, मेलोनेट। क्या है, मेलोनेट, ये इनिबिटर है। तो अगर ये इनिबिटर जाके जुड़ जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज से, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इनिबिट हो जाएगा और यहां पे रिएक्शन इधर चली जाएगी और नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कोई भी प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म नहीं होगा। तो सच कंपिटिटिव इनिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो जो बैक्टीरियल पैथोजेंस होते हैं, जो डिजीज वगैरह करते हैं, उनके एंजाइम्स को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे कंपिटिटिव इनिबिटर्स का यूज किया जाता है ताकि ये जो बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो ये था कंपिटिटिव इनिबिटर का पार्ट, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इसके बाद लास्ट अपना वीडियो रहेगा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर और को फैक्टर है शायद इसके बाद, देन अपना ये वाला जो चैप्टर है ये हो जाएगा खत्म। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय बोथ चैनल एनसीईआरटी का ज्ञान एंड एनसीईआरटी का ज्ञान क्लास 9th एंड क्लास 10th, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, धन्यवाद।